गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया लेसन लेके आपके समक्ष हूँ। आज हमने लेसन ज्योग्राफिकल थॉट्स से लिया है, भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन भूगोल विषय का एक बेसिक्स और फाउंडेशन स्टोन आप कह सकते हो। भूगोल को विस्तृत तथा व्यापक रूप से जानने के लिए भौगोलिक चिंतन का अध्ययन अति आवश्यक है। सिर्फ ये विषय के रूप में ही नहीं है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस के दिशा में नहीं है। अब हम एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में इस विषय को, एक विषय का गहन अध्ययन जरूरी है। भूगोल की इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े हुए है। सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, प्राचीन काल में भारत ज्ञान विज्ञान की दिशा में बहुत अग्रणी भूभाग था। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन दर्शन के आज भी आधुनिक जीवन में, जहाँ पे ज्ञान विज्ञान एक व्यापक प्रगति हुआ ज्ञान विज्ञान का, ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा व प्राचीन भारत में भूगोल के ज्ञान परंपरा, दर्शन चिंतन, भूगोलविद व मुनि ऋषि का दर्शन चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण एक एविडेंस के रूप में, प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में हमारा सामने है। आज हम उसी कुछ पाठ को के बारे में जानेंगे। भारत संसार का एक प्राचीनतम क्षेत्र है, जहाँ सभ्यता एवं संस्कृति का विकास ईसा से 4000 से 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता घाटी जो नगरों का अवशेष मिला है, उसमें मानव सभ्यता प्रारंभ का इतिहास दर्शाता है। जो प्राचीन भारत में नगरीय जो भूगोल है, कितनी व्यवस्थित, कितना सिस्टमेटिक, कितने बढ़िया तरह से नगरीय नियोजन किया गया है, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा का अवशेष है, ये हमारा प्रमाण है। गुजरात स्थित लोथाल नामक स्थान पर ईसा पूर्व 3000 साल पुराना में एक बंदरगाह माना गया है, जिस बंदरगाह से जो पुराना सभ्यता था, मेसोपोटामिया सभ्यता था, चीन है, क्रीट है, सुमेरिय सभ्यता से भारत के वाणिज्यिक संबंध हुआ करते थे, आदान प्रदान हुआ करते थे। नेपाल से होते हुए, तिब्बत के होते हुए जो रेशम मार्ग था, जो चीन के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जिस मार्ग से, जिस रास्ते से होता था, उसका रेशम मार्ग कहा जाता है। प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता, सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन का समन्वय थे। ऋग्वेद को संसार के
प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में माना गया है। श्री राम त्रेता युग में रचा गया है। द्वापर में श्री कृष्ण के गीता का अमर वाणी तथा उपदेश दिया है। बौद्ध एवं जैन धर्म 500 वर्ष ईसा पूर्व के भौगोलिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। पूज्य धार्मिक ग्रंथ जैसे बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे चेतना का इसी कड़ी का हिस्सा है। भारत विश्व में सामाजिक चेतना का एक अग्रदूत है। प्राचीन भारत में भूगोल के प्रति प्राणी मात्र एक अटूट चेतना थी। वन, पर्वत, नदियां, समुद्र, आकाश, झाड़ियां, मरुभूमि, हिमगिरी जैसे प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी तथ्य का उल्लेख मुनि ऋषियों के आख्यानों से वेद पुराण के विभिन्न पाठ में हमें देखने को मिलता है। हमारा सांस्कृतिक परंपरा, हमारा नित्य जीवन का एक दर्शन है, जीवन पद्धति के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण व्यवस्था, उद्योग, परिवहन इत्यादि जो मानवीय भूगोल का हिस्सा है, इसके उदाहरण सारगर्भित उदाहरण हम क्या है, वेरियस जो हमारा पुराना ग्रंथ है वेद पुराण में हमें मिलता है। तो इससे ये पता चलता है, ये प्रामाणिक है जे हमारा भौगोलिक ज्ञान परंपरा कितना एनरिच था, कितना सशक्त था, कितना समृद्ध था। और ऐसा नहीं कहा जाता था भारत विश्व गुरु था। जो हमारा ज्ञान परंपरा था, हमारा विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के जो व्यवस्थाएं थी, जो प्रचलित ज्ञान थे, जो प्राचीन ज्ञान थे, जो हमारा ग्रंथ थे, इसके परिप्रेक्ष्य में दुनिया ने हमें विश्व गुरु का दर्जा दिया है। और हमारा मुनि ऋषि, हमारा जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं, मानव है, मानव की जीवन पद्धति है, आचार आचरण है, दर्शन है, ये सब मिलके भारत के इतने ज्ञान परंपरा को जीवित रखा और प्रचलित रखा। इसलिए भारत को एक सबसे पुराना सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। प्राचीन काल में भी भौगोलिक ज्ञान में भौगोलिक समस्याएं के प्रति तत्कालीन भारतीय को जागरूकता का भी प्रमाण मिलता है। पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, जो मानव जीवन के लिए अपरिहार्य है, ऐसे वन, पहाड़, नदी, झरना को कैसे संरक्षित किया जाए। और संरक्षित करने का जो विधा है, पद्धति है, वो धर्म संस्कृति के साथ जोड़ के लोगों को भावनाओं को कैसे उसके साथ जुड़ा जाए, जिससे ये सब नैसर्गिक व्यवस्था जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है, पर्यावरण है, पारिस्थितिक तंत्र कैसे संरक्षित किया जाए, ये भी हमारा मुनि ऋषियों ने एक भारतीय ज्ञान परंपरा जीवन पद्धति का साथ जोड़ दिया, जिससे हम इस तरह का नेचर एंड नेचुरल स्पीशीज को हम संरक्षित कर सकों, जिससे हमारा आने वाले पीढ़ी सुरक्षित हो सके। प्राचीन भारत ज्ञान परंपरा में मूलतः दो संकल्पनाएं हैं, एक साधारण भूगोल, दूसरा विशिष्ट भूगोल।
साधारण भूगोल की संकल्पनाएं में हम ज्ञान प्राचीन काल में ऋषि मुनियों तक सीमित था, क्योंकि ऋषि मुनि के तपस्या के द्वारा, कठोर मनन चिंतन के द्वारा एक अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। इस तरह का कठिन तपस्या हम आम आदमी जन साधारण से अपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए भारतीय जो ज्ञान परंपरा, वेरियस विधा जो है, भौगोलिक चिंतन है, ये सीमित था। सौरमंडल, चंद्रमा, क्षीर सागर, सूर्य, नवग्रह, इसके जीवन में प्रभाव, जीवन चर्चा के में कैसे ये हमें, हमारा जीवन को, हमारा कार्य को प्रभावित करता है, वो ऋषि मुनि के जो आश्रम था और कुछ सुयोग्य पात्रता की सीमित था। जिस ज्ञान परंपरा ऋषि मुनि ने अपने तक सीमित रखा था, ग्रंथ के जैसे संरक्षित किया था, ग्रंथ में भौगोलिक जो ग्रंथ है व पुराण है, वेदास है, जिसमें संरक्षित किया जाता, जिस ज्ञान को आज आधुनिकरण के युग में, वैज्ञानिक के युग में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह वगैरह के बारे में जो भी थ्योरीज हमारा सामने आज तक आया, जिसको प्रामाणिक थ्योरी का रूप में व सिद्धांत के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, उसके साथ काफ़ी सामंजस्य है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारा भारतीय पुराना ज्ञान परंपरा, प्राचीन ज्ञान परंपरा कितने समृद्ध था, कितने लॉजिकल था, कितने वैज्ञानिक थे। क्योंकि ये सब ज्ञान मुनि ऋषियों का चिंतन के बहिर्प्रकाश है। कोई किताबी ज्ञान नहीं था, कोई लैबोरेटरी रिसर्च नहीं था, कोई यांत्रिक द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं था। स्वयं को चिंतन से, प्रखर तपस्या के द्वारा प्राप्त ज्ञान था, जो प्रसिद्ध था। दूसरे जो संकल्पना है वो स्पेशल व विशिष्ट भूगोल है। इस संकल्पना के अंदर हम प्राचीन भारत में ग्राम, नगर, समापति इलाका में गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलाप, लोक संस्कृति, फेयर, फेस्टिवल, ओके, इस नदी तालाब की पूजा करना, ओके, वेरियस आपका जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज हमारा जनसाधारण के दिन चर्चा में बन गया थी। दिन चर्चा का एक हिस्सा था, एक पार्ट था। इसलिए प्राचीन काल में प्रदूषण, पारिस्थितिक तंत्र का विघटन जैसे समस्या नहीं था, क्योंकि रोजमर्रा हमारा जिंदगी में हम उस चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित करते थे, जिससे किसी तरह से इस तरह का समस्या का उत्पन्न ना हो। तो पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टि में आज जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हूँ, एनवायरमेंटल पर जो पर्यावरण शिक्षा के ऊपर हम जोर दे रहा हूँ, ये पर्यावरण शिक्षा हम कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये हमारा प्राचीन काल में जनसाधारण का जीवन चर्चा का एक हिस्सा था। ये ज्ञान परंपरा था जो हमें हमारा जो परिवार के सदस्य के द्वारा, समाज के द्वारा प्राप्त होता था, किसी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में नहीं होता था। ये जो ज्ञान था प्राचीन काल में, ये सर्वसुलभ ज्ञान था। ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति अपने समवर्ती इलाका का भौतिक एवं मानव भूगोल की जानकारी दे सकता था। तो सांस्कृतिक, भौतिक, मानव भूगोल का एक विशेष समन्वय हम प्राचीन काल में देखने को मिलता है। प्राचीन काल में खगोलीय भूगोल, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी,
के एक समृद्ध ज्ञान भारत में थे। सूर्य ग्रह उपग्रह संबंध के पूर्ण ज्ञान था। सौर वर्ष, सौर मास, संक्रांति, इलिप्टिकल प्लेन, जैसे आपको 21 मार्च 22 सितंबर का विश्व दिवस का गणना वर्तमान में होता है, ये हमारा प्राचीन काल में ये दोनों दिवस को ही विश्व दिवस के रूप में माना जाता था। और उससे साथ आपको पता ही है जी, मकर संक्रांति वगैरह ये ऐसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये आज से नहीं, वर्तमान भूगोल का देन नहीं था, ये प्राचीन भूगोल का देन, मुनि ऋषियों का चिंतन का प्रतिफलन था। ये ईशा पूर्व, हजारों साल पूर्व इस तरह का ज्ञान के समृद्धि हमें पुराण में देखने को मिलता है। जैसे आप जानते, आर्यभट्ट जैसे भारतीय खगोलविद उपलब्धियां उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। जलवायु, भूकंप, मानव मन, ग्रहों के प्रभाव भारतीय चिंतन के लिए एक सामान्य पठन पाठन के रूप में जाना जाता था। आर्यभट्ट जो वर्ष का गणना किए थे, जो सौर समय, दिन और समय के गणना किए थे, वो करीब करीब सेम था जो वर्तमान में हम लोग सौर समय मानता हूँ। आर्यभट्ट ने 365 दिन, 15 घट, 31 पल, 15 विपल और 0 प्रतिफल निर्धारित किया था, जो वर्तमान में 365 दिन, 15 घट, 22 पल, 56 विपल और 52 प्रतिफल के रूप में माना जाता है। जो हम ही कह सकता हूँ आर्यभट्ट का जो गणना था करीब करीब एक जैसा था। आप सोचिए, आज जो हम यांत्रिक रूप में जो हम निर्धारित कर रहा हूँ, अत्याधुनिक यंत्र से जो चीज़ हम देख रहा हूँ, निर्धारित कर रहा हूँ, और आर्यभट्ट जी ने अपने चिंतन, अपने दर्शन से बिना कोई यंत्र के सहायता से इतने सटीक सौर दिन गणना किए थे, जो आप सोच सकते हमारा प्राचीन भारत के भूगोल के जो ज्ञान है, हमारा भूगोल के जो विधा था, कितने उन्नत, कितने समृद्ध थे। प्राचीन भारत में पृथ्वी वक्राकार सतह को ज्ञान के अलावा स्थल जल के विवरण के अनुपात 1:2 माना है, जो आज 1:3 के रूप में जाना जाता है। पर्वतों को गांठ, जिसको पर्वन हम लोग बोलते थे, पर्वत के श्रेणी को पर्वत कहा जाता था। नदी ऋतुओं का वर्णन भी मिलता था। बसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु का उल्लेख आज के वैज्ञानिक ज्ञान से आगे ही है। तो ये निर्माण हमारा वैदिक एज में कर दिया। ऋतु, साइकिल ऑफ सीजन, दैट इज द आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये कालिदास ग्रंथ में बादल एवं वर्षा का अद्भुत उल्लेख है, कालिदास के मेघदूतम। तो कालिदास के जो ग्रंथ हैं, वेदास हैं, पुराणास हैं, ये सब हमारा प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक समृद्ध, एक अतुलनीय ग्रंथ है, जिससे भूगोल के विभिन्न एस्पेक्ट को, चाहे मानवीय भूगोल हो, खगोलीय भूगोल हो, मैथमेटिकल गणितीय भूगोल हो, सांस्कृतिक भूगोल हो, नगर नियोजन के भूगोल हो, मानव अधिवास के भूगोल हो,
जो वर्तमान में जो भूगोल का जो अलग अलग ब्रांचेस है, शाखाएं है, ऑलमोस्ट सभी शाखा में कुछ ना कुछ ज्ञान जो है हमारा प्राचीन काल में ये सब ग्रंथ में मिलता है। मानव जीवन की सरलता एवं सरसता का अधिक से इस ज्ञान को काव्य के रूप में उद्धृत किया गया है। इसी तरह वायु को दिशा एवं गति का ज्ञान भी उल्लेखनीय था। आज भी आप जानते होंगे, ये हमारा जो किसान भाई है, वायु को दिशा के लिए एक मुट्ठी मिट्टी और कंकर लेते हैं, उससे वायु को दिशा को निर्धारित करते, कोई यंत्र का जरूरत नहीं होता।